अब ये होता है कि उसमें ये था कि टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन, ये था कि साथ साथ आप टाइम जोन भी स्टोर कर रहे थे। अब इसमें आप क्या करेंगे कि डेटा टाइप तो यही देंगे, टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम जोन, लेकिन जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त टाइम जोन नहीं देंगे। तो सुनिएगा, पाकिस्तान है और इंडिया है। पाकिस्तान क्या है, 5 घंटे है, और इंडिया हमसे आधा घंटे पीछे है। ऐसा ही है, यानी कि यहाँ पे अगर 7 बजे हैं तो वहां क्या होगा, 6:30 होगा। अच्छा, अब अगर मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, क्या टाइम देता हूँ उसको, 7 बजे, मैं उसके साथ टाइम जोन स्टोर नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है, मैंने 7 बजे वाला टाइम स्टोर कर लिया, वो देख भी रहा है और उसको टाइम जो जो आपको दिखा भी रहा है टाइम, वो 7 बजे वाला ही दिखा रहा है। लेकिन जब इंडिया वाला इसी डाटे को देखेगा अपनी मशीन पे बैठ के, जो उसकी मशीन पे टाइम जोन सेट हुआ हुआ है, उसके मुताबिक वो टाइम क्या बनता है, वो 6:30, उसको क्या नजर आएगा, 6:30। ठीक है, तो ये है कि डेटाबेस क्या करता है, टाइम जोन अपना अपना जब उसको स्टोर करेगा तो इस तरह स्टोर करेगा, फ्लेक्सिबल होगा कि जब दूसरा किसी दूसरे कंट्री से देखा जाएगा तो उसको उसी हिसाब से टाइम मैनिपुलेट होकर उसको नजर आ जाएगा। इसको भी रजिस्ट्री से चेंज करते हैं टाइम जोन को? नहीं नहीं, ये जस्ट जैसे कॉलम नहीं चेंज जैसे करते हैं, ये पूछ रहा हूँ, जैसे हमने रजिस्ट्री से वो लोकल करेंसी सेट की थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना इसको, जस्ट ये आप ये कॉलम की ये टाइप दें, क्या लिखेंगे, टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम जोन, बस कॉलम नेम एबीसी और आगे स्पेस दें और उसकी टाइप क्या दें, टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम जोन। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारा जो लोकल टाइम जोन है बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे यूएस पे कैप्चर होगा ना? नहीं, हमारा अभी टाइम जोन नहीं क्लियर है, तो पाकिस्तान का सेट है, ओएस का यूज करता है। हाँ ओएस का यूज करता है। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि सर्वर आपका आपका दुबई में पड़ा हुआ है, वहां पे आपने डेटा वहां पे इंसर्ट हो रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान डेटा इंसर्ट करता है तो वो अपना टाइम देता है। ठीक है, तो जब इसको इंडिया वाला देखेगा तो उसको अपने टाइम में नजर आएगा, और दुबई वाले में जब आप देखेंगे तो वहां टाइम दुबई का होगा। मैं इसको कर लूंगा ट्राई। कैसे करेंगे ट्राई इसको, पाकिस्तान टाइम जोन करके स्टोर करा दूंगा, उसके बाद टाइम जोन चेंज करके देखे करूंगा। ये एक सेशन खुला हुआ है ना आपका, ये अभी इस वक्त पाकिस्तान में अभी सेट है। नेक्स्ट सेशन में, हाँ नेक्स्ट सेशन पे वो आप कुछ चेंज करके तो देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, हो जाएगा। ये इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, अच्छी बात है। क्रिएट टेबल, ऑर्डर डेट, टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम, इसी तरह जो पीछे था आपका टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन था, यहाँ पे विद लोकल टाइम जोन आ गया, इसी से पीछे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम और आगे वैल्यूज इस तरीके से देगा, और जब इसको देखेगा तो जो एंटर किया वही, लेकिन जब किसी दूसरे कंट्री देखेंगे, ये यदि आप एक और सेशन खोल ले वहां देखेंगे, यहाँ पे तो उसने मेंशन नहीं किया कि ये 24 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि वैल्यूज में 12 और से दे दिए। यहाँ पे 24 वाला फॉर्मेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है AM वाला चल रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही होगा। AM वाला चलता है इसमें AM, या तो AM आएगा या तो वो 24 वाला फॉर्मेट आएगा। नहीं वो फॉर्मेट उसने मेंशन तो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन बाय बाय AM PM वाला ही चलेगा। अच्छा, ये वही जो एग्जांपल में कह रहे हैं, डबल ईयर 2 मंथ, तो उसका कुछ, अच्छा उसमें आपने सपोज एक कॉलम रखा, उसकी टाइप ये दे दी ऐसे ही, इंटरवल स्पेस ईयर स्पेस 2 मंथ। जब आप इंसर्ट करवाएंगे तो इस तरह करवाएंगे, इंसर्ट लिखेंगे बाकायदा इंटरवल, ये क्या है 300, क्या बना 312 ईयर्स एंड 2 मंथ्स, ऐसे ही है ना, इंडिकेट इंटरवल ऑफ 312 ईयर्स एंड 2 मंथ, यानी कि इस तरह स्टोर करेंगे डेटा, अपनी मर्जी से नहीं लिख देंगे कि इतने मतलब 312 ईयर्स कॉमा, जो उसने एक सेंटेक्स दिया हुआ है इसी के मुताबिक इंसर्ट करेंगे। हाँ ईयर्स कॉमा, फिर आगे ये बताएंगे कि ये ईयर्स जो है मैक्सिमम कितने डिजिट्स तक
कर रहे हैं 2 months। इसमें से खाली क्या शो करा रहा है, ओनली ईयर्स। इसमें मंथ्स बाय डिफॉल्ट 0 कर देगा और इसमें खाली क्या करवा रहा है, ओनली मंथ। देख रहे हैं ना आप, यहाँ भी ईयर कर रहा है। यानी कि जब आप ये कॉलम डिफाइन करेंगे तो उसके साथ जब आप इंसर्शन इसी तरीके से करेंगे। इसमें साथ ये क्यों लिखा है ईयर 3 ये बता रहे हैं, ये 3 डिजिट्स तक आप दे देंगे। अच्छा 3 डिजिट 3 नंबर। अगर आप 2 दे देंगे तो यहाँ पे 3 नहीं आता। इसे मंथ का भी ऐसे दे सकते हैं। हाँ दे सकते, उसमें नहीं दिया, यहाँ पे बता रहा होगा नीचे तो कहीं डिफॉल्ट तो जा रहा होगा। डिफॉल्ट क्या है, ईयर का डिफॉल्ट क्या है 2। ठीक है, इस तरह का होता है, दे सकते हैं। क्योंकि अच्छा ये भी सेंटेंस हो सकता है मंथ टू ईयर, ये खाली आप यहाँ पे ईयर आपको 0 है और मंथ 1 है, अगर आप पूरा देते हैं तो। और अगर खाली आप खाली ये देंगे तो आप ये भी देख सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल का डिफरेंट सिनेरियो बना लीजिएगा। अच्छा आगे क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बाय यूजिंग क्रिएट टेबल, इंसर्ट रो बाय कंबाइनिंग क्रिएट टेबल एज सब लिखते हैं। अच्छा इसमें ये होता है कि आप जब आप क्रिएट टेबल कर रहे होते हैं ऊपर अपने कॉलम के नाम बता दें और नीचे लिख दें क्यूरी, तो जो कॉलम के नाम आप नए बताएंगे वही ले लेगा। 2 तरीके होते हैं। अभी सिंपल क्या करते हैं, क्रिएट टेबल एज करके सिलेक्ट जो कॉलम और आगे एलियस दे देंगे तो वो वही उसी एलियस का टेबल भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब क्रिएट टेबल कर रहे हैं तो शुरू में कॉलम बता दें सारे 5 से जितने, और उसी हिसाब से नीचे क्यूरी भी लिख दें। क्यूरी में जो ऐड कर देगा वो कॉलम में ले लेगा, वो कॉलम के ऊपर आपको दिया वो ले लेगा। ठीक हो गया। तो मैच द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम टू नंबर ऑफ सब क्यूरी, ये नंबर, ये वाले नंबर ऑफ कॉलम्स और सब क्यूरी के मैच होने चाहिए। बकाया नाम तो आपका अपना अपना होगा लेकिन नंबर ऑफ कॉलम मैच होने चाहिए। डिफाइन कॉलम विद कॉलम नेम्स एंड डिफॉल्ट। नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम, मैच नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम्स कहाँ पे, ये वाले स्पेसिफाइड कॉलम वो सब क्यूरी से मैच करें। हाँ सब क्यूरी जो आप यहाँ लिखेंगे कॉलम सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे तो फिर अभी तो हम नहीं देखो, अगर आप यहाँ पे 5 कॉलम देते हो तो सब क्यूरी में 5 ही दोगे ना, ये तो नहीं कि आप वहाँ कॉलम 4 दे दोगे। नंबर ऑफ कॉलम सब क्यूरी कैसा जाएगा, सब क्यूरी के अंदर आप लिख रहे हैं सिलेक्ट, वही 5 कॉलम लिखेंगे आप कॉमा लगा के। तो नहीं वो तो हमें ठीक है एड करने के बाद जो हम सब क्यूरी में देते हैं हाँ तो वो कॉलम की तरह कर देता है कॉपी। लेकिन इसमें ये होता है कि जो आप जो जब सब क्यूरी में जो कॉलम लिखते हैं जो नाम होता है वो लेके जाता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ मेरे अपने नाम है, मेरे अच्छा नाम वही होंगे, डाटा टाइप पर वो सारा कुछ सब क्यूरी वाला होगा, सब क्यूरी वाला उठाएगा। यानी कि नॉम जो नाम है वो आप जो यहाँ दे देंगे, जो आपने अगर ये 5 कॉलम यहाँ पे दे दिए उनके जो नाम होंगे वो आप जो देंगे वो देंगे और डेटा वगैरह यहाँ से उठा लेगा और टाइप वगैरह। अच्छा आगे डिफाइन कॉलम विद कॉलम नेम एंड डिफॉल्ट वैल्यू। डिफाइन कॉलम विद कॉलम नेम्स एंड डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल कॉलम को डिफाइन करते हैं और हाँ। डिफॉल्ट वैल्यू हम देते हैं, नहीं देते तो नल कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल दे रहा है सिंपल से, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट 80 लिखी क्यूरी। अब एक और चीज, जो कॉलम के नाम है वो आप यहाँ भी दे सकते हैं पैरेंथेसिस लगा के, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं जो क्यूरी लिख रहे हैं जो कॉलम वहां पे दे रहे हैं आगे उनके एलियस बता दें तो वही नाम बन जाएंगे। बात तो एक ही है, हाँ वही नाम बन जाएंगे ना। जैसे यहाँ पे एनुअल सैलरी दिया ऐसे एक्सप्रेशन बन गई, या आप खाली यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी था खाली आप एम्प आईडी कर देते एलियस तब भी, तो या नाम जहाँ पे दे दें या कॉलम जब क्यूरी लिख रहे थे उसके एलियस आप दे दें, उस हिसाब से टेबल हो जाएगा। तो जब आपका टेबल बन जाएगा तो उसको वैसे से डिस्क्राइब कर लें। एक बात याद रखें, जब आप टेबल की कॉपी मारते हैं ना, या टेबल की कॉपी मार रहे हैं ना, डेटा उसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ कॉपी, डेटा भी कॉपी, लेकिन कंस्ट्रेंट कॉपी नहीं होते जो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ एक कंस्ट्रेंट कॉपी होता है वो है नॉट नल का। नहीं होता है वो, पता है कि अब मैंने ना
क्या कहते हैं, आज किया ना उसको कॉपी, EMPL बनाया, हाँ। तो मैंने दोबारा जब किया तो वो वो दोबारा insult हो गया। रिपीट होने लग गए। मैं हाँ। फिर ये सोचूं कि वो फॉरेन की उसमें वो प्राइमरी की भी नहीं हो रही, ये रिपीट कैसे हो सकता है? हाँ। फिर वहां से पता चला कि ये मैंने कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रेंट कॉपी सिर्फ एक कंस्ट्रेंट कॉपी होता है नॉट नल का। नॉट नल तो फिर उसमें आ जाता है ना, वो तो वो भी एक डेटा टाइप में आ हाँ। जाता है, इसकी वजह से। अच्छा, टेबल बनाना सीख लिया, उनके कॉलम की टाइप्स हमने डिटेल देखी, उसकी लिमिट देखी, डिफरेंट नई टाइप्स भी देखी, पुरानी टाइप्स भी देखी। अब आगे क्या है कि जो टेबल आपका बन जाता है उस टेबल को बाद में कोई ऑल्टर करना पड़ जाता है। जरूरी नहीं कि वो हर पे आपका टेबल बन गया अब उसके बाद कोई नया कॉलम ऐड नहीं किया। आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो कॉलम की डेफिनेशन है कुछ टाइप वगैरह है वगैरह, डिफॉल्ट कीवर्ड वगैरह, उसकी लेंथ वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन आप अगर चाहें तो बाद में उसका डिफॉल्ट वैल्यू नया सेट कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड कर सकते हैं और कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो सारे काम आप बारी बारी डिफरेंट स्लाइड से बताएगा। अल्टर टेबल, यूज द अल्टर टेबल स्टेटमेंट टू ऐड, मॉडिफाई या ड्रॉप कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड का कीवर्ड, जो कॉलम आप बता रहे हैं, टाइप बता रहे हैं, डिफॉल्ट बता रहे हैं, इस तरह मल्टीपल कॉलम भी ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं। ये है कि ये नया कॉलम ऐड अप कर रहे हैं, ये है नया कोई पुराना कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये तो नया कॉलम ऐड कर रहे थे, याद नहीं कॉलम हमेशा एंड पे ऐड होगा, तो ऑर्डर नहीं होता, हमेशा एंड पे ऐड होता है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं इसको दूसरा कॉलम कर दूंगा, चौथा कॉलम कर दूं, एंड पे ऐड होता है। ठीक है, अल्टर टेबल मॉडिफाई से आप एग्जिस्टिंग कॉलम की सारी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप से ड्रॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक हमने अपडेट स्टेटमेंट वाली, एक हमने ये ऑल्टर टेबल, ये अलग तो स्टेटमेंट, दोनों में जो फर्क क्या है? नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं ये सब। हाँ, स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट है, ऑल्टर स्टेटमेंट है, क्रिएट स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये सारी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है। तो फर्दर उनकी आगे कैटेगरी है एसक्यूएल की, डीआरएल है, डीएमएल है। सिलेक्ट के साथ हम को भी यूज कर सकते हैं, और ये इसी तरह क्रिएट जो में अपडेट में हम सेट यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डिफरेंट हाँ डिफरेंट, वो हर का अपना सिंटेक्स है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि टेबल कॉलम को ड्रॉप करना। ड्रॉप टेबल, अब आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, आगे जस्ट सिंटेक्स बता रहे हैं, आगे जो है लाजमी आ रही है। एडिंग अ कॉलम, जैसे ये एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा है तो हमेशा कॉलम हमेशा एंड पे ऐड होगा। अच्छा जी, ये उसका सिंटेक्स है, अल्टर टेबल डेप्थ 80, ऐड का कीवर्ड लगाएंगे, पैरेंथेसिस, कॉलम का नेम, कॉलम की टाइप, पैरेंथेसिस कोड। आप इकट्ठे दो कॉलम कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, दो कॉलम। तो जब आप देखेंगे तो ये नया कॉलम और उसमें डेटा जो है वो सब में क्या होगा, नल होगा, जाहिर बात है, नया कॉलम ऐड हुआ है क्योंकि रिकॉर्ड तो उसमें पहले थे ना टेबल में। अगर आप ईएमपी में नया कॉलम ऐड करोगे तो क्या होगा, कॉलम तो ऐड हो जाएगा, उसमें डेटा क्या होगा, नल ही होगा ना, इसको करने की जरूरत तो नहीं है इसको। अच्छा, उसके बाद जो है ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, आप मॉडिफाई क्या चेंज कर सकते हैं, उसकी डेटा टाइप, साइज एंड डिफॉल्ट वैल्यू, सब कुछ चेंज कर सकते हैं किस कीवर्ड से मॉडिफाई किया। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कीवर्ड, लास्ट नेम, और अगर आपने कोई साइज भी चेंज करना है या कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी चेंज करना है तो वो सारी डेफिनेशन दोबारा से लिखनी पड़ेगी। साइज बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। हाँ, कम भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अगर डेटा ना हो, अगर नल कॉलम हो तो कम भी कर सकते हैं, अगर डाटा ज्यादा हो तो फिर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिकल करना है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, अ चेंज टू द डिफॉल्ट वैल्यू अफेक्ट ओनली द सबसीक्वेंट, जब आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करते हो तो वो नए पे इफेक्ट होता है, पुराने में जो हो गया वो हो गया। अगर आप ये होता है कि पुराने में अभी डिफॉल्ट सेट नहीं किया था, नए पे सेट कर दिया, तो ये जब अब डिफॉल्ट जब नया भी ऐड हो तो नए रिकॉर्ड पे उसका इफेक्ट होगा, पुराने रिकॉर्ड जो एंटर हो गए उनमें डिफॉल्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
इसी तरह कॉलम आप ड्रॉप कर सकते हैं। अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम बताएं, कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। और इसमें जब कॉलम ड्रॉप होगा तो डेटा भी चला जाएगा, ठीक है, सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलम का। अच्छा, अब ये एक यहाँ पे एक नया आपको बता रहा है, एक टेबल है, सेल का टेबल है। अब उस सेल के टेबल में पता नहीं डेली कितना रिकॉर्ड आता है, और अगर एक साल के बाद देखें तो वो टेबल पता कितने जीबी तक का टेबल पहुंच गया होगा। तो जब आप उस टेबल से कॉलम ड्रॉप करेंगे, ये काफी इंटेंसिव काम है सर्वर के लिए कि उस कॉलम को ड्रॉप करना। क्या होगा कि जब आप वो उस 5 GB वाले टेबल से जब आप कॉलम ड्रॉप करोगे तो उसको टाइम लगाएगा ना ड्रॉप करने में, क्योंकि उसने क्या करना है, खाली कॉलम ड्रॉप नहीं करना, उसके अंदर डेटा भी तो पड़ा हुआ है ना, वो डेटा भी ड्रॉप करना है। तो उसको ऑरेकल को करने के लिए काफी टाइम चाहिए। तो अगर आपकी प्रोडक्शन की डेटाबेस है और यूजर आपकी एंट्री भी कर रहे हैं, तो जब आपने ये कमांड चला दी ड्रॉप कॉलम वाली, तो सारा सिस्टम, सारे यूजर बैठ जाएंगे, हैंग हो जाएगा। तो इसलिए वो ऑरेकल कहता है कि प्रोडक्शन में कॉलम को ड्रॉप करना कोई आसान काम नहीं है। तो ऑरेकल आपको फीचर देता है कि आप पहले उस कॉलम को अनयूज मार्क करवा लें। क्या करवा लें? अनयूज मार्क करने का फायदा क्या होगा कि उस कॉलम का डेटा सिस्टम में रहेगा, उस कॉलम का डेटा सिस्टम में रहेगा, लेकिन जो उसका जो मेटा डाटा है, ये कॉलम का नाम था, ये कॉलम की टाइप थी, वो चीजें जो है वो मेटा डाटा जो है वो डिक्शनरी से रिमूव करता है। यानी कि उसका सिर्फ खाली जो कॉलम ड्रॉप करना है अनयूज मार्क करने से क्या होगा, उसका सिर्फ खाली मेटा डाटा रिमूव करेगा, डेटा रिमूव नहीं करेगा। वैसे भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही करता है, जब हम डिलीट करते हैं तो उसका सिर्फ मेटा डाटा इंक्रीज करता है। हाँ, बेसिकली बड़ा होता है। लेकिन डेटाबेस में अगर आप डायरेक्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे तो वो फिर कॉलम भी उसका मेटा भी रिमूव करता है और डेटा भी रिमूव करता है, मतलब वो रिकवर नहीं होता। रिकवर नहीं। अभी आप सुन ना आगे क्या है कि मतलब कि जब आप एक कॉलम को आपने अनयूज मार्क करा दिया तो क्या होगा कि डेटा उसकी डेटाबेस में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके जो मेटा डाटा है वो खत्म हो गया। वैसे वो शो करेगा कि डिलीट हो चुका है। हाँ, जब आप डिस्क्राइब करेंगे ना उस कॉलम को, जब उस टेबल को आप डिस्क्राइब करेंगे, कॉलम को नजर नहीं आएगा, क्यों? वो उसका मेटा डाटा खत्म हो गया है। लेकिन उसका डेटा है, जो जगह उसने ऑक्यूपाई की, वो स्टिल अभी सर्वर पे मौजूद है। तो वो कोई भी कहता है अब, लेकिन ये है कि वो फिर रिकवर भी नहीं होगा। तो फिर वो ये कहता है कि जब आपके सर्वर का जब लोड कम होगा तो फिर आप उसकी स्टोरेज रिमूव करवा दें। अच्छा, वो भी फिर हमें खुद बाय डिफॉल्ट करानी पड़ेगी? हाँ, करानी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी उस टाइम पे जब आपके सर्वर पे लोड कम होगा। लाइक रात के 10 बजे के बाद आपको शेड्यूल कर देते हैं कि ये जो कॉलम अनयूज मार्क हुए थे, इनको क्या कर दो, परमानेंटली ड्रॉप कर दो, क्योंकि सेल्स हमारी चलती है दिन के टाइम, तो दिन के टाइम हम ये वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते। या अब ये एक्टिविटी संडे को, अगर वैसे तो जो सेल का जो बिजनेस होता है संडे को तो ज्यादा एक्टिविटी होती है, तो हमारे पास क्या बचती है, रात जो मिडनाइट जॉब्स होती हैं उसमें आप शेड्यूल लगाएं कि जितने भी हमने जो कॉलम अनयूज मार्क किए थे उनको क्या करते हैं, परमानेंट ड्रॉप करते हैं। अनयूज मार्क करने का फायदा ये होता है कि वक्ती तौर पे उसका डिक्शनरी से सब कुछ खत्म हो जाता है, और ये भी नहीं कर सकते कि मैं उसको वापस ले आऊं, ये भी नहीं कर सकते। वो आपने अगर उसको अनयूज मार्क कर दिया है तो उसको आपने रिमूव करना ही करना है किसी फाइनल टाइम पे, ठीक है। तो यू यूज सेट अनयूज ऑप्शन टू मार्क वन और मोर कॉलम, एक जरा कॉलम भी आप अनयूज मार्क कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये तो होगी ना सेट अनयूज की कमांड, फिर होती है कि जब आपको फ्री टाइम हो तो फिर आप ड्रॉप अनयूज की कमांड दे दें, जो क्या कर देगा, ऑप्शन रिमूव द कॉलम डेटा मार्क एंड अनयूज, ठीक है। ये दो सिंटैक्स दे रहा है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम बताएं, सेट अनयूज कॉलम, या अल्टर टेबल, टेबल का नाम, सेट अनयूज कॉलम, कॉलम, दोनों सेंटेंस से बात एक ही है। लेकिन जब आप उसको परमानेंट ड्रॉप करना है फिर कमांड क्या देंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप अनयूज कॉलम्स। अब एक बात याद रखिए, कोई पर्टिकुलर कॉलम हम अनयूज मार्क नहीं कराएंगे, जितने भी कॉलम्स इस टेबल के आपने ड्रॉप किए होंगे वो सब ड्रॉप करेगा। किसी हम स्पेसिफिक का नाम दे के हम नहीं कहेंगे कि ये कॉलम हमने अनमार्क किया था तो इसी कॉलम को ड्रॉप करें। जब मैं कहूंगा अल्टर टेबल तो उस टेबल में जितने कॉलम हम ड्रॉप किए होंगे सारे के सारे
अनयूज हो जाएंगे, ड्रॉप अनयूज। अच्छा, ये ओरेकल सर्वर जो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, जी, तो वो सबको एट अ टाइम फैसिलिटेट कर रहा एट ए टाइम कंसर्न सबको देख रहा होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, हर क्लाइंट का एक प्रोसेस बनता है सर्वर, उसको बोलते हैं सर्वर प्रोसेस, और वो उसके लिए डेडिकेट होता है। क्लाइंट साइड पे यूजर प्रोसेस होता है, सर्वर साइड पे सर्वर प्रोसेस होता है। जो यूजर और सर्वर प्रोसेस का जो आपस में लिंक बन गया वो डेडिकेट है। बेशक वो क्लाइंट जो यूजर प्रोसेस कोई काम नहीं भी कर रहा, आइडल बैठा हुआ, तो वो सर्वर प्रोसेस इसके लिए डेडिकेट है जब तक वो लॉग इन है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि जब आपके मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे तो मल्टीपल यूजर प्रोसेस होंगे, और सर्वर में मल्टीपल सर्वर प्रोसेस होंगे जो हर क्लाइंट को इंटरटेन कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब आप कॉलम को अनयूज मार्क कर देते हैं, जब आप उसको डिस्क्राइब करते हैं कॉलम को नजर नहीं आता। अच्छा, अब ये भी तो होता है ना कि आपने पूरे एक हफ्ते में मतलब कि सफाई की डेटाबेस की एक्स्ट्रा फालतू कॉलम को क्या किया, आपने रिमूव किया है, रिमूव नहीं किया बल्कि सबको क्या मार्क करते गए, अनयूज मार्क करते रहे। फिर आपने एक हफ्ते बाद आपने ये पता लगाना है कि मैंने कौन कौन से कॉलम अनयूज मार्क किए थे। तो फिर ये आप दें यूजर अनयूज कॉलम, डिक्शनरी का सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। वही सिलेक्ट फ्रॉम यूजर। इसी तरह वो ऑल का होता है, डीबी का होता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के। जैसे ये उसने एग्जांपल दी है कि पहले एक कॉलम क्या 80 का 80 को लेके चल रहा है, जो उसने बनाया था टेबल, एक कॉपी टेबल बनाया हुआ 80 का उसने, उसको भी एक्टिविटी कर रहा है। तो आपने ऐसे ही करना है, अल्टर टेबल डिपार्टमेंट 80, उसको कॉलम को लास्ट नेम क्या करवा रहा है, अनयूज मार्क करा दीजिए। और उसके बाद जब आप फाइल टाइम पे हो तो फिर क्या करते हैं, अल्टर टेबल ड्रॉप अनयूज कॉलम्स, सारे के सारे जो पर्टिकुलर कॉलम का नाम है सारे के सारे करेगा उस टेबल के। सिंपल टेबल ड्रॉप करना नहायत इजी, ड्रॉप टेबल टेबल का नाम। इससे क्या होगा, जितना भी डेटा होगा या स्ट्रक्चर होगा वो डिलीट हो जाएगा, दोनों चीजें जाएंगी। जितनी भी ट्रांजेक्शन ऊपर की होंगी आपने पेंडिंग, इंसर्ट डिलीट के कमिट नहीं किया, टेबल ड्रॉप सारी क्या हो जाएंगी, कमिटेड कमिटेड हो जाएंगे। वो ये बात ये कर रहा है कि आपने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, उसके बाद आपने कहा ड्रॉप टेबल, तो टेबल में डिटेल कमांड्स की ऑटो कमिट होती है। जब वो टेबल ड्रॉप हुआ, जब कमिट हो गया, तो ऊपर वाली साइड सामने क्या होगी, वही कह रहा है कि एनी पेंडिंग ट्रांजेक्शंस आर कमिटेड। उस टेबल पे आगे पढ़ेंगे इंडेक्स लगाना, इंडेक्सेस फॉर स्पीडी क्वेरी के लिए। तो जितने भी उस टेबल पे इंडेक्सेस होंगे वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। एक बात मतलब किसी और को हम कर रहे हैं और कभी फ्री किया होगा, हम डीटीएल चला देंगे, हाँ, उसको भी तो नहीं कर रहे। ये तो मैंने कल भी बात की। ठीक है, तो ऑल इंडेक्सेस आर ड्रॉप, जितने भी उस टेबल पे लगे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये डीडीएल कमांड्स ऑटो कमिट कमांड होती है, इनको रोल बैक नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट रोल बैक द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। एक दफा ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट निकल गई तो नहीं जरूरत है, फिर उसको रोल बैक नहीं कर सकते। फिर ये फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के वो कर सकता है उसको। चार्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन हो सारी उसकी डीटीएल और वो हम आइडिया कर सकेंगे ये वो है नहीं। क्या मतलब, नहीं, इस तरह का कोई चार्ट वगैरह भी है बुक में कि जहाँ पे डीटीएल और डीसीएल सारी कमांड वगैरह मिल जाती है। वो कोई आपको थर्ड पार्टी की बुक देनी पड़ेगी, ऑरेकल में तो नहीं है, लेकिन ये इतना है कैटेगराइज है, कमांड तो बहुत सारी है। ये कमांड खाली इसमें नहीं और भी है इसके अलावा जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये वो है। तो फिर हम वो भी करेंगे तो अगर आपको वो कुछ चाहिए तो मैं वो दे देता हूँ आपको। फिर उसमें इतना ज़्यादा होगा तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मुश्किल पेपर कौन सा है? सबसे मुश्किल पेपर कौन सा? एसक्यूएल, जो कि पहला है, इसलिए मुझे भी यही फील हो रहा है कि सबसे मुश्किल है। ये इसलिए है कि मुझे ये पहले, हालांकि ये इजी पेपर है, लेकिन ये भी है कि इसमें जरा बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता है, अच्छा बड़ा किस्म के। ये है भी टेक्निकल, टेक्निकली ज्यादा पीएल सीक्वल इजी है। अच्छा जी, आप ये एक रीनेम की कमांड है, या कोई भी ऑब्जेक्ट रीनेम कर सकते हैं, चाहे वो टेबल हो, व्यू हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाया, टेबल बनाया, उसको रीनेम करना, नाम क्या है उसको चेंज करना है।
तो ये नाम जो आप अगर चेंज कर देंगे और डिक्शनरी में जाके वो नाम नया सेट हो जाएगा। टू चेंज द नेम ऑफ अ टेबल, व्यू, सीक्वेंस, सिनोनिम, सिंपल ये कमांड चलाएं, रीनेम पुराना नेम टू नया नेम, रीनेम पुराना नेम टू नया नेम। और एक बात याद रखें, रीनेम वही कर सकता है जो ऑब्जेक्ट का ऑनर है, जो मालिक है, यानी कि स्कॉट ऑनर स्कॉट ही कर सकता है, तो एचआर नहीं कर सकता। जाहिर है जिसने बनाया वही ऑनर, वही टेबल को क्रिएट अगर उसने किया तो वही उसको ऑल्टर कर सकता है, वही उसको डीबीए भी कर सकते हैं। हाँ डीबीए, हाँ वो कर सकता है, वो तो बादशाह होता है, वो तो एडमिन है, वो जिसका चाहे टेबल उड़ा दे, जिसका चाहे कॉलम ऐड कर दे, जिसके चाहे लाख यूजर उससे अपने टेबल छुपाते करें, डीबी के पास तो ऑल राइट्स है, वो किसी का भी टेबल का स्ट्रक्चर भी देख सकता है और डेटा भी देख सकता है। तो वो एडमिन का कोर्स है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे क्या है, ट्रंकेटिंग अ टेबल। ट्रंकेट टेबल क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर कायम रखता है, सिर्फ डेटा रिमूव करता है। और क्योंकि ये डीडीएल कमांड है तो ये जब ये कमांड चल जाती है तो डेटा रोल बैक नहीं होता। अच्छा, फिर एक कमांड आपने पीछे पढ़ी थी डीएमएल में, डिलीट फ्रॉम पीएम। अगर उसमें आप वेयर नहीं देते तो क्या होता है, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, सारा रिकॉर्ड क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और उसके बाद अगर आप कमिट भी कर देते हैं, इसका मतलब है कि डिलीट फ्रॉम टेबल और आगे कमिट कर दें और ट्रंकेट कर दें, सेम चीज हो गई ना, लेकिन इसमें फर्क है जो कि पेपर में इंटरव्यू से पूछा जाता है। जो कि जब आप रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, वो रिकॉर्ड डिलीट तो आपको दिखा देता है कितने रिकॉर्ड डिलीट हो गए, कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन वो इंटरनली वो स्पेस उनकी रहती है रिजर्व। जबकि ट्रंकेट में क्या होता है, स्पेस रिलीज हो जाती है, जहां वो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए थे ट्रंकेट में वो स्पेस भी रिलीज कर देता है। जबकि डिलीट के केस में रिकॉर्ड तो यूजर के एंड पे तो कह देता है रिकॉर्ड डिलीट, कमेंट भी कर दिए, नजर नहीं आएंगे, ट्रंकेट भी कर रहा है, लेकिन बैक एंड जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की नजर में दोनों की कमांड की नेचर फर्क है। जो डिलीट है वो स्टोरेज रिमूव नहीं करती, ट्रंकेट स्टोरेज रिमूव करती है। ये कह रहा है कि रिमूव ऑल दोस फ्रॉम टेबल एंड रिलीज द स्टोरेज स्पेस यूज्ड बाय दैट द टेबल। जो टेबल ने स्पेस ऑक्यूपाई की होगी वो भी चली जाएगी, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा। तो यू कैन नॉट रोल बैक रिमूवल, जब आप ये ट्रंकेट कमांड चला देते हैं तो रोल बैक नहीं कर सकते। अल्टरनेटिव क्या दे रहा है, यू कैन रिमूव रो बाय यूजिंग द डिलीट, पता ही आपको, लेकिन इसमें वो स्पेस रिलीज नहीं करता। संकेत किया हुआ ना, तो जैसे आज मैंने वो पढ़ा और उसका देखा वो सारी को डिलीट कर सकता है, तुमने लिख दिया, हाँ ये तुमने लिख दिया कि दोनों सेम चीजें हैं। हाँ नहीं, सेम चीजें नहीं, यूजर के एंड से सेम है लेकिन बैक एंड के हालत से सेम नहीं है। तो बैक एंड वो भी तो वही चीज है, बैक एंड से कुछ है। हाँ तो अच्छा, एडिंग कमेंट्स टू अ टेबल। अच्छा, जो आप टेबल्स बनाते हैं, आप हर टेबल की डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉलम की डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं। अगर टेबल का नाम इतना शॉर्ट रखा है तो आप उस टेबल को कुछ कमेंट्स को डिटेल देना चाहते हैं कि इस टेबल में डेटा किस नेचर का आना है और कब कब आता है, या ये कुछ जो इसके कॉलम हैं, ये कॉलम बड़े शॉर्ट नेम है और कॉलम के नाम क्या क्या है, उनकी डिटेल, ये कॉलम डेटा किस सिस्टम की कॉलम उसमें डेटा आएगा, या डेटा किसके थ्रू हो, किस प्रोसेस के थ्रू हो गया आएगा, ये सारी क्या है डॉक्यूमेंटेशन। तो आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन डिक्शनरी में मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने टेबल के ऊपर उसके ऊपर आपने रिमार्क्स देने हैं कि ये टेबल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कमेंट ऑन टेबल, उस टेबल का नाम, इस, और क्या देंगे, जो भी आपको देंगे। ये इसकी जो लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है, काफी हैवी, इसमें कुछ पैराग्राफ टाइप डिटेल से उस टेबल को डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये उसके ऊपर कमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे ये शो है, बताता हूँ, ये तो टेबल पे आपको कमेंट दिखा रहा है। अगर कॉलम पे लगाना फिर आप लगाएंगे कमेंट ऑन कॉलम, कमेंट ऑन कॉलम इम्प्लाइज डॉट फर्स्ट नेम, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नेम, और बकाया वही रहेगा, इस आगे सेंटेक्स। और अगर आपने कमेंट्स को रिमूव करना है
तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप करेंगे कमेंट्स ऑन टेबल एम्प्लॉयज और इस एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देंगे, एम्प्टी लिख देंगे, तो साथ साथ ये कोड जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो ये अब ये जो कमेंट्स आप लगाते हैं चाहे टेबल हो चाहे कॉलम हो, उसको आप यहां से देख सकते हैं। अगर टेबल पे कमेंट्स देखें तो क्या यूजर टैब कमेंट, और अगर कॉलम पे देखने हैं तो क्या यूजर कॉलम कमेंट्स, और यूजर और ऑल में फर्क तो आपको पता ही है। यूजर कॉलम, तो इसमें क्या है यूजर उस कॉलम के कमेंट्स जो आपने कॉलम पे लगाए हैं। जैसे देखें हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है, अब ये डिपार्टमेंट में भी है कॉलम, तो यही कॉलम उसमें भी है, तो हम इस जगह लगा देते हैं comment। एक बात याद रखिए, जब आप कमेंट लगाते हैं तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, कमेंट ऑन कॉलम टेबल नेम डॉट कॉलम, टेबल नेम डॉट कॉलम। तो जब आप ये यहाँ पे देखेंगे यूजर कॉल करो तो ये बताएगा कि ये जो कॉलम है किस टेबल का है और उसके ऊपर क्या कमेंट्स है। यूजर और ऑल में क्या फर्क है, उसको अपने भी नजर आएंगे और दूसरे भी नजर आएंगे। ठीक है, कॉलम पे ये है या टेबल ले या कॉलम, और जब कमेंट रिमूव करने हैं तो उस हिसाब से आपको लिखना होगा। चलो कंप्लीट हो गया, स्टॉप